जब मैं ये दावा करता हूँ कि पाकिस्तान एक कादियानी तसल्लुत रियासत है तो उसके बहुत सारे सबूत, जिंदा सबूत जिनको कोई रद्द नहीं कर सकता, वो भी फराहम करता हूँ कि लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में ये सच बगैर किसी हिचकिचाहट के पैदा हो जाए कि आगा वसीम जो बात कर रहा है वो इन ठोस तारीखी हकायत की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहा है। तो देखिए, मिर्जा बशीरुद्दीन जब 1948 जुलाई 1948 में जब वो बलोचिस्तान के दौरे पे गया कोयटा में, उसने क्या बयान दिया? उसने कहा ये कोयटा जो है, ये बलोचिस्तान जो है, ये किसके वफाक का हिस्सा है? पाकिस्तान के। सरजमीन कौन सी कहलवाती है? पाकिस्तान की। लेकिन ये शख्स वहां जाके क्या कह रहा है, मिर्जा बशीरुद्दीन, कि बलोचिस्तान को हम अहमदी सूबा बनाएंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। और बात क्या हो रही है कि हम इसको अहमदी सूबा बनाएंगे। आज अगर कोई शख्स ये कहता है कि हम कराची को महाजरस्तान का सूबा बनाएंगे, उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग जाता है। या सिंधु देश बनाएंगे, गद्दार है। बांग्लादेश बनाएंगे, गद्दार है। पश्तूनिस्तान बनाएंगे, कश्मीरिस्तान बनाएंगे, गद्दार है। और मिर्जा साहब उस वक्त ये बात कर रहे हैं जिस वक्त पाकिस्तान को बने चंद दिन हुए थे। ना कोई सिंधु देश था, ना कोई बांग्लादेश बनाने की बात कर रहा था, ना कोई और पाकिस्तान के वफाक के खिलाफ जा रहा था। तो जनाब, जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको गद्दार कहा जाता है, उनके खिलाफ केसेस किए जाते हैं, उनकी जमातों को कालेदम करार दिया जाता है, मुल्क दुश्मन कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? वेरी नेक्स्ट डे मिर्जा साहब को ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान के जर्नैल जो है वो क्या कह रहे हैं, जी आप टी पार्टी दे रहे हैं, आप छावनी में आए, कौन सी जो कोयटा में है, और वहाँ जनाब 4-4 घंटे जो है उसकी तकरीर सुनाई जा रही है कि जी ये आदमी ये ही है जो असल बात कर रहा है। और सारे कादियानी जर्नैल और अफसर फौज के वो दोनों हाथ जो है ऐसे अदब से लगा के तो जी उसकी बात सुन रहे हैं और वाह वाह और तारीफें कर रहे हैं। कोई मुकदमा नहीं उसके खिलाफ बन रहा, किसी इदारे ने उसको जो है नहीं पकड़ने की कोशिश की कि ये तो पाकिस्तान के वफाक को तोड़ रहा है। नहीं की क्योंकि जर्नैल, कर्नैल ऑफ CID, पुलिस, ये सारे के सारे अफसरान कादियानी हैं। और अगर कोई गैर कादियानी ऐसी बात करता है तो उसको गद्दार कहा जाता है। ये कादियानी ने ये बात कही और जनाब उसकी दावतें दी जा रही हैं, उसको पाकिस्तान के हर इदारे में ले जाकर स्पेशली ख़ास तौर पर लोगों को कहा जा रहा है इसका लेक्चर सुनो, इसकी बात सुनो। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में गया है, HSN कॉलेज में गया है और वहाँ स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहा है, हाँ, कादियानियत की तबलीग कर रहा है। और उस वक्त की लाहौर पंजाब की हुकूमत ने क्या किया? रुखसती दी, यौम के सारे स्टूडेंट वहां जाकर यानी छुट्टी दी कि मिर्जा साहब की बात सुने। कायदे आजम उस वक्त शायद लीडर कायदे आजम था। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे बता, मैं आज सिंपल सवाल करता हूं, जब मिर्जा कादियानी ने ये कहा कि मैं बलूचिस्तान को अहमदी सूबा बनाना चाहता हूं, उसके ऊपर गद्दारी का केस क्यों नहीं चला? बताओ। आज के महकमे बताएं, आज के इदारे बताएं। वो क्या है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कहे कि मिर्जे ने ये बात गलत कही थी। हाँ, हम इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, फौज भी इस्लाम की है, तो वो गद्दार था। नहीं कहेंगे। क्यों? कि वो जानता है कि मेरा सरबराह बनना
मिर्जा मसरूर के इशारे से है। फौज में जो जो तरक्कियां, तो हमें ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। असूली तौर पे उसके खिलाफ फौरन एक्शन लेना चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, मुकदमा बनना चाहिए था, लेकिन उल्टा उल्टा। तो ये चीज कब तक चलेगी पाकिस्तान में, बताओ लोगों। कौम से सवाल है, क्या मैंने ये झूठ बोला है कि मिर्जा ने सबसे पहले, मिर्जा बशीर ने पाकिस्तान के वफाक में दरार डालने की बात की? बताओ यार, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? पूछो ना, पूछो आज के लिबरल से, पूछो आज के मौलवियों से कि ये झूठ है क्या। पूछो आज के मोहर क्या कहते हैं उसको, हिस्टोरियन से पूछो, दानश्वरों से पूछो, वो जो तबसरा करते हैं उनसे पूछो, ओरिया से पूछो, इनसे पूछो। और अगर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चला तो इसका मतलब ये है कि रियासत की जो मशीनरी है वो कादियानी है के मुफाद के लिए है, पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे ये सच्चाइयां जो हैं इस कौम के लोगों को जो है इनके अंदर कोई गैरत जगा सके। लेकिन मैं अपनी जंग तो जारी रखा हूँ। वो एक आदमी भी जो है वो, हम बस बात सच करनी है अपने दीन के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी कौम के लिए। कोई साथ देता ना दे, इससे कोई गर्ज नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब सवाल ये पैदा होता है कि कादियानी क्यों बलूचिस्तान को अपने रियासत बनाना चाहते हैं, क्यों? बिल्कुल उनका हदफ यह है कि अगर पूरे पाकिस्तान पर नहीं तो कम से कम एक जगह पर अपनी रियासत कायम कर दे। अगरचे अनऑफिशियली पाकिस्तान आमदिया रियासत है, आमदिया खिलाफत है, लेकिन ये गैर सरकारी तौर पर है, लेकिन खूब से खूबतर की तलाश में है। वो चाहते हैं कि सरकारी तौर पर एक कादियानी रियासत बने, और वो बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि कौम सोई हुई है, क्योंकि मौलवी जो हैं वो अपने चक्रों में है। सारी कौम, अब आप देखिए जनरल ज़ियाउल हक के बारे में सारी सच्चाइयाँ साबित कर दी, वो कादियानी है। लेकिन आज भी 30 से 40% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो उसको शहीद कहते हैं। ये शुनीद कर के उसके खिलाफ कादियानी होने के इल्ज़ाम हैं, और वो उसको शहीद कह रहे हैं बगैर उसको गैर कादियानी साबित किए। तो अंदाजा लगाएं कितनी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है इस कौम की। आखिर क्या वजह है कि कादियानी जो हैं वो बलूचिस्तान को ही अपना जो है वो सूबा बनाना चाहते हैं? अंदरूनी तौर पे तो बन चुका हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऑफिशियली वो उसके चक्कर में है। तो ये पाकिस्तान पहले बनने से पहले की ये दास्तान है। देखिए बलूचिस्तान बहुत पसमानदा इलाका था, इसमें कोई शक नहीं। अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ, अंग्रेज़ जानते थे कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो बाअसर तबका है वो सरदार है। तो अंग्रेज़ों ने सरदारों को मुख्तलिफ मरात अता करने के लिए उनको कादियानियत का रास्ता बता दिया। यानी अंग्रेज़ बराह रास्त तो नहीं, जो उन अंग्रेज़ों के एजेंट थे वो सरदारों के पास जाते थे, जी उधर वो मिर्ज़ा साहब कोई पैदा हो गए हैं जो मुजद्दद हैं, जो पता नहीं इमाम मेहदी हैं, ये वो तो उनकी दवा से जो है बड़े बड़ों के दिन फिर जाते हैं, ये है वो है, तो उनकी करामात हैं। ये मिसाल के तौर पर ये अंग्रेज़ जो हैं मुख्तलिफ सरदार बलोचों को छोटे मोटे झूठे मोटे मुकदमात में जेल कर देते थे। जेल में जो है वो उनके जो मुशक्कती और इस किस्म के लोग होते थे दीगर जेल के, वो अंग्रेज़ एजेंट होते थे या कादियानी एजेंट होते थे, एक ही बात है। बारह तो जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या नाम है इसका, सरदार ऑफ मीर दाद खान अहमदज़ई उसका नाम था, मीर दाद खान अहमदज़ई कलात रियासत का जो है ना वो सरदार था।
उसको जेल में कर दिया। उसका जो मुशक्ति था वो उसको आए दिन बताता था, जी ये बहुत बड़ा कोई वो पैदा हो गया है, इमाम मेहदी है, वो उसकी बड़ी करामात हैं, जो उसके बैत में शामिल होता है उसकी दुआ से जो है वो उसके दिन फिर जाते हैं, वो कुछ नहीं होता और पता नहीं क्या बन जाता है, मुसीबतें टल जाती हैं, जो कैद होते हैं उनकी रिहाई हो जाती है, जो गरीब होते हैं वो अमीर हो जाते हैं। तो ये इस किस्म का उसको, ये ज़ाहिर है ये नवाब, ये क्या नाम है, ये लोग कोई मजहबी मामलात, आज ये तबका जो है मजहबी मामलात को नहीं समझता। उस ज़माने में तो बिल्कुल ऐसा, उनको क्या पता, मिर्ज़ा कादियानी जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वो फिक्स्ड क्या कहते हैं मुनाजरे किया करता था ताकि मुसलमानों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो। आज के मौलवी उसको कहते हैं जी ही वॉज ए ग्रेट डिबेटर, हालांकि सच ये है कि वो डिबेटर नहीं था। वो क्या था, वो सारे नूर दंगल होते थे, ये मुख्तलिफ हिंदुओं वगैरह को मिलाकर अंग्रेज़ उसका मुकाबला करवा देते थे और इसको फातिश, तो वो जी वाह वाह, ये फिक्स्ड होते थे सारे। तो वो इसी तरीके से इनका ये निज़ाम था। और उन्होंने जी वो खान ऑफ कलात को जेल में था, उसके मुशक्ति ने कहा कि मिर्ज़ा के तुम बैत करो, देखो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उसने जेल से एक तबलीग क्या नो सॉरी बैत का ख़त लिख दिया। हफ्ते बाद अंग्रेज़ों ने उसको रिहा कर दिया। अब वो बंदा जो है वो बेचारा, यही बेचारा कह रहा हूँ क्योंकि जाहिल था, और वो यही उसने समझा कि ये वाकई कोई मुजद्दद है, कोई नबी है, माज़ल्ला कोई वली है, पता नहीं जी कोई मुकद्दस हस्ती है, कि इसकी दुआ से मैं जेल से निकल आया हूँ। सो कलात ख़ानदान के अंदर कादियानियत ऐसे आई। और बहुत सारे दीगर, मिसाल के तौर पर जमाली जो थे, ये भी बड़ा पसमानदा इलाका था। ये सारे कुछ अंग्रेज़ों ने कहा कि जी अंग्रेज़ एजेंट्स ने वहाँ भेजा, उन्होंने कहा जी आप जो हैं उनकी बैत करें। एक जमाली जो सरदार था जिसका नाम भी मैंने लिखा है, वो मुझे लेट मी सी कौन सा क्या नाम था उसका, जी सरदार करमदाद खान इब्ने वली दाद खान जमाली, ये गया था वहाँ कादियान, और वहाँ जाके ये पहला बदनसीब जमाली था जिसने वहाँ अंग्रेज़ एजेंटों के ज़रिए जिन्होंने कादियानियत का रास्ता बताया, ये वहाँ गया और इसने मिर्ज़ा की बैत की। और उसके फौरी बाद अंग्रेज़ों ने जनाब वहाँ से एक नहर निकाली, और वहाँ क्योंकि वो तो रेगिस्तान था, वहाँ घास तक नहीं उगता था, तो नहर निकाली, वहाँ कोई बैराज भी बना कर, तो वो वहाँ पानी आ गया उस इलाके में, और वो इलाका वहाँ फसलें हो गई, लोगों की ज़िंदगी बदल गई और वो खुशहाल हो गए। अब यही कहा गया कि जी ये जमालियों ने कहा ये तो जी मिर्ज़े की दुआ से हुआ सारा कुछ, हमारा सरदार करमदाद खान मरज़ई बना और वो उसकी दुआ से ये हमारे दिन फिर गए। हालांकि ये एक तालमेल था बिटवीन कादियानी जमात और अंग्रेज़ इंतज़ामिया का। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। जो लोग जो हैं वो कादियानियत कबूल नहीं करते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता था। फिर वो कोई ना कोई एजेंट आता था और उनको कहता था जी ज़ाहिर है जो जेल में होगा, जो मसाइब में होगा, और जिसको दीन की कोई इल्म नहीं है, उसको क्या पता ये सरदार करमदाद खान इब्ने वली दाद खान जमाली, इसको यकीन है कि इसको दो कलमे भी नहीं आते होंगे, इसको यकीन है कि इसको ये भी नहीं पता होगा कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम क्या है, इस्लाम में नबूवत, ख़त्म नबूवत का क्या तस्वर है। ये सीधे साधे से लोग होते थे, इनको पता नहीं था। दुनियावी लालच में आकर तो ये बदबख्त कादियानियत कबूल कर लेते थे। आज के दौर में नहीं किसी को ज़्यादा मालूमात है, तो उस ज़माने में तो मतलब वसाइल भी बहुत कम थे। तो बात क्या है, ये एक सिस्टमेटिकली अंग्रेज़ों के वक्त से ही बलूचिस्तान के अंदर कादियानियत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया। तो ये एक
फैक्ट है, इसके तमाम सबूत आपके सामने हैं। लेकिन बलूचिस्तान जो है वो अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत हसास इलाका था। ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर लगता था। फिर इधर से वो जो आजकल ग्वादर है वहाँ की जो पोर्ट और ये, और उसके साथ ही अरब ममालिक का जो है वो इलाका शुरू हो जाता है। तो ये इस नौइयत का बहुत अहम एक इलाका था, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो नवाब ऑफ बलूचिस्तान थे उनको कादियानियत के जाल में फंसा दिया। मिसाल के तौर पर एक ये जो है तालपुर्स हैं, ये क्या उधर के खोसाज हैं, रईसानी, और इस किस्म के जितने भी बलोच सरदार हैं, अगर आप देखें इनके गहरे ताल्लुकात कादियानी जमात से डेवलप हो गए हुए थे। खोसाज और बुस्तार वगैरह, ये तमाम कौमें जो वहाँ की हैं इस इलाके की, इनमें भारी अक्सरियत में कादियानियत लोगों ने कबूल की, इनके सरदारों ने कबूल की, और उसी तरह उनको मराहत भी मिलती गई। तो अब ये यहाँ का जो बलूचिस्तान का पाकिस्तान बनने से पहले इंतज़ामी ढांचा अंग्रेज़ों ने अपनी जो बी टीम मुकर्रर की वो कादियानियों की। अगर बड़ा अफसर अंग्रेज़ है तो उसके छोटा अफसर मुसलमान के नाम से कादियानी होता था, और इस तरह से इन्होंने अपने बेशुमार कादियानियों को इस हसास इलाके में की इंतज़ामिया में शामिल कर दिया कि अंग्रेज़ों के मुफादात जो हैं उनकी प्रोटेक्शन रहे। और ये जब आप देखें, जब 1935 में जो कोयटा में ज़लज़ला आया है, अंग्रेज़ों ने तमाम कादियानियों को वहाँ भेज दिया जाके वेलफेयर काम करो, ये वो। इस तरह से वो वेलफेयर काम क्या होते थे कि कादियानियत के लिए वो तबलीग करते थे। और ये ज़ाहिर है जब मुसीबत में लोग हों, जैसे आज हुआ है, एक कादियानी जो इजाद मंसूर का भाई है, उसने $30 मिलियन तुर्की की मदद की है। क्या आप ये समझते हैं कि इसके पीछे क्या कोई इंसानी हमदर्दी है, इस्लाम की हमदर्दी है, मुसलमान की हमदर्दी है? जो हमारे नबी को नहीं मानते वो कैसे मुसलमान के वो हमदर्द हो सकते हैं? तो ये तबलीग का एक निज़ाम है जो इन्होंने हमेशा किया है, हिंदुस्तान से लेके अफ्रीका, और अफ्रीका से लेकर कनाडा से लेके दुनिया के हर कोने में ये गए हैं। और इन्होंने जनाब इस तरीके से ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों में जाके तो वहाँ हॉस्पिटल्स कायम किए हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इदारे बनाए हैं बज़ाहिर वेलफेयर ऑफ लोकल पीपल, लेकिन रियलिटी ये है कि उनको कादियानी बनाया गया है। अगर ये सारे हरबे आप इनको कबूल करते हैं तो ठीक है, फिर आप भी सीधे जाएं कादियानी, आपको वीज़ा मिल जाएगा वहाँ का, क्या कहते हैं, कनाडा का। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है इस्लाम के खिलाफ। तो कमिंग बैक टू बलूचिस्तान, वो यही है कि जब 1935 में ज़लज़ला आया है, तमाम कादियानी जो थे वो वहाँ गए। वहाँ जाकर इन्होंने वेलफेयर के नाम पर जो बेचारे गरीब लोग थे, जिनके लोग ज़लज़ले में शहीद हो चुके हुए थे, उनको जनाब रोटी पानी दे के अपने लिए हमदर्दियाँ पैदा की, उनको शेल्टर वेल्टर दे के, और बेशुमार लोग ज़ाहिर है उनके दिलों में इनके लिए सपोर्ट हुई, यार ये तो बहुत अच्छे हमारी मदद कर रहे हैं। उनको क्या पता कि ये कादियानी है। नमाज भी वो पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे। अब वो लोकल, लेकिन इस तरीके से जब हमदर्दी पैदा हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप देखिए आप उनके जाल में फंस जाते हैं। ये एक तरीकाकार है कि अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बनने से पहले ही कादियानी जमात का वहाँ तसल्लुत कर दिया हुआ था, और जब पाकिस्तान बना है तो उसकी मिसाल आप देख लें, विद इन लेस देन ईयर ये जनाब वहाँ गया है, और वहाँ जाके इतने वो जितने भी नौकर, क्या कहते हैं उसको, जो नौकरशाही होती है वहाँ की इंतज़ामिया में, सब लोगों को जो ईस्ट पंजाब से आए हुए मरदई थे
इनको वहाँ एडजस्ट कर दिया और साथ ये प्रोपेगेंडा कर दिया कि जनाब ये तो सारे पंजाबियों ने अहम अहम नौकरियां वहाँ कर ली, हालांकि दे वर नॉट पंजाबीज। यस दे वर पंजाबी फ्रॉम द, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या था कि वो कादियानी थे। और सिंध में जो है वो अंग्रेज़ों के वक्त से ही जो कादियानियों को वहाँ जगह दी गई उनकी ज़रखेज़ ज़मीनों के ऊपर, हत्ता कि ये जो क्या नाम है फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का, इसका सगा भांजा, इसने वो जो है लोकल सिंधियों ने जब प्रोटेस्ट किया कि हम आपको अपनी ज़मीनें और अपना अनाज जो है आपकी मनपसंद कीमतों पर नहीं देंगे, तो उसने वहाँ एक औरत थी जो बड़ी रेवोल्यूशनरी थी, सिंधी औरत थी, उसको शूट कर दिया था अपने हाथ से और कई सिंधियों को इन्होंने हलाक किया, कत्ल किया। तो यानी उससे फिर ये हुआ, वो ज़्यादा सादा से लोग थे क्योंकि ये देखते कि ये आपस में पंजाबी बोलते हैं और फिर अंग्रेज़ी वक्त में यही उनकी कादियानियत को छुपाने के लिए क्या बलोचिस्तान क्या सिंध, जो ज़मीनें जो इनके वसाइल के ऊपर कब्जा कर रहे थे वो पंजाबी हरगिज़ नहीं थे, वो कादियानी थे, वो कादियानी थे, वो कादियानी थे। और ये उनका वहाँ रहना, पंजाबी स्पीकिंग होना, ये कोई मुसलमान पंजाबियों को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ये एक तरीका वारदात था इनका कि इनकी कादियानियत छुपी रहे, आज तक लोगों को नहीं पता। मैं हैरान हूँ, ये मैं पहले बार मैंने ये इन चीज़ों के ऊपर जो है, और बहुत सारे सिंधी जो क्या कहते हैं बलोच नेशनलिस्टों को मैंने अपनी तहकीक भेजी और मैंने कहा यार तुम पंजाबी पंजाबी लगे हुए हो, असल में देखो ये पंजाबी थे, ये कादियानी थे। और उसमें कई दूसरी कौमों के भी लोग शामिल थे, अक्सरियत पंजाबी ज़रूर थी लेकिन दूसरी कौमों के भी थे, पश्तून भी थे, बलोच भी थे, सिंधी भी थे। लेकिन क्या है, पहली चीज़ के भाई वो कादियानी हो और उसको वहाँ पर जाके इन्होंने फौज जो थी, फौज के कहते हैं जी पंजाबी फौज ने वहाँ पर ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल जनाब ये गलत बात है, पंजाबी फौज ने नहीं किया, कादियानी फौज ने किया है। ओके, आप देख लें आज भी ज़मीनें उनके, आप तहकीक तो करें, मालूम तो करें कि जिस मेजर जनरल की वहाँ उमरकोट में ज़मीन है या हैदराबाद में या सखर वगैरह में है या जो भी, वो मुसलमान है कि कादियानी है, खुदा की कसम है आपको वो कादियानी मिलेगा। इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर भी। तो इन चीज़ों को यकसर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये बेईमानी होगी। आज देखें मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से वीडियो भी बनाई थी कि सिंधियों को, सिंधी हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं, और वो मैं नहीं कह रहा, खुद कादियानी कह रहे हैं कि हम कन्वर्ट करते थे कादियानियों को, उसके तस्वीरी सबूत, उसके वो जो इतराफ़ी सबूत भी दे के, फिर भी अगर आज लोग जो वसतुल्लाह खान जैसा कादियानी माचोद या दूसरे लोग जो हैं वो आज भी इसी चीज़ के ऊपर लगे रहे। हालांकि ये क्या नाम है, सैयद क्या नाम था उसका, जो सिंधु देश का लीडर था, वो खुद कादियानी था, लेकिन कादियानियत में पर्दा डालने के लिए वो कहता था ये तो पंजाबी आबादकार आ गए। ये नहीं कहा गया, हालांकि अंग्रेज़ों के वक्त से ही पंजाबी आबादकार जो थे उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कादियान से था। और उसमें मुगल कितने थे, उसमें पश्तून कितने थे, उसमें दूसरी कौमों के भी थे। तो क्योंकि इनकी, अब देखिए इमरान खान को देख लें, इमरान खान नस्ल वाइज तो पंजाबी नहीं है, पंजाबी अव्वल तो कोई कौम नहीं है, खैर लेकिन चले, वो जुबान जानने से हैं, वो बरकी जो हैं वो, क्योंकि जुबान पंजाब में सेटल थे, पंजाब में आबादकार थे, तो उनकी ज़ुबान और ये वो भी पंजाबी हो गई, इन्होंने उसको भी पंजाबी का। तो ये हक़ाइक़ अगर हम जाने बगैर अपनी राय देंगे तो गुमराही पैदा होगी। बिल्कुल गुमराही पैदा जब हो जाती है लोगों के अंदर, तो वो कभी भी हकीकी तौर पर वो सही चीज़ों को समझने के काबिल नहीं होते। अंग्रेज़ी वक्त से ही जो है वो
कादियानियों की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ख़ासतौर पे कोयटा में बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी, और इस जब पाकिस्तान बन गया है तो उसमें ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने एप्लीकेशन की थी कि यहाँ एंटी वो फिरका वाराना मौलवी वगैरह हैं जो हमारी जानों के दुश्मन हैं, लिहाजा ये जो इलाके हैं जो कोयटा के पोर्श एरिया जो थे जिसमें यार्क रोड और ये कंटोनमेंट, और यहाँ पर जो है कादियानियों को अपने बंदे क्या कहते हैं उसको चेक पॉइंट्स बनाने की कि कोई इन एरिया में कोई मौलवी दाखिल ना हो सके, कोई फिरकावार दहशतगर्द दाखिल ना हो सके। तो ये एक एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई थी अंग्रेज़ों पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद। तो इसी तरह जब मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर जब जुलाई 1948 में वो जब वहाँ गया है और वहाँ कादियानी कहते हैं कि जी वहाँ के जो मौलवी थे उन्होंने एक 5-6 हज़ार का मॉब इकट्ठा किया और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन पर हमला करने के लिए आ गए, और वहाँ पर एक कादियानी को पहले उन्होंने पकड़ लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। और एक मेजर महमूद साहब थे, काजी महमूद, ये बड़ी मशहूर कादियानी फैमिली का एक शख्स था जिसका क्या नाम है, वो अमृतसर के कादियानी थे। तो वो वहाँ गए, वहाँ वो मेजर साहब था, और जब वो कादियानी को मार रहे थे तो ये और अपने 2-3 और कादियानी वहाँ आए और उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। तो उल्टा ये हुआ कि उन्होंने वो मेजर महमूद डॉक्टर था कोई, उसको मौलवियों ने खंजर मार के और मार दिया, और बाकी जो ड्राइवर था वो भाग गया, और उसके साथ एक और कादियानी था, और ये लोग किसी खड्ड में गिर के तो अपनी जान बचाई। तो जो अब मसला ये है, जिस कादियानी को ये जान रहे थे मौलवी के ये कादियानी है, उसको तो उन्होंने छोड़ दिया, अब सिर्फ महमूद को ही पकड़ लिया उसी को मार दिया। अगर मसला ये था किसी भी, और वो तो एक आम आदमी की तरह उसको बचाने आया था, उसने कोई ये तो नहीं कहा था कि मैं मिर्जे का फॉलोवर हूँ, ये वो, उनको क्या पता ये मुसलमान है या, लेकिन उन्होंने फौरन उसको पकड़ लिया ये, और उसको अब ये शहीद भी कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये महमूद जो था, डॉक्टर महमूद अहमद, मेजर डॉक्टर था आर्मी में, तो ये इसके जो नवाब मिर्ज़ा कादियानी की सबसे छोटी बेटी नवाब बेगम जिसको कहते थे, वो उसकी शादी एक नवाब ऑफ मलीर कोटला से हुई थी जो उससे उम्र में 30 साल बड़ा था। ये सिर्फ 12 साल की थी या 11 साल की थी जब वो मिर्जे ने उसके अपनी बेटी की शादी उससे करवाई, या उस एक कादियानी फैमिली ने उस नवाब साहब के साथ, क्योंकि वो बड़ा डोनेट करता था, वो भी कादियानी था, कादियानी जमात को नवाब थे, पैसे वाले थे। तो जाहिर है ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मिर्ज़ैयत को फैलाने के लिए एक 11 साल बच्ची को वो एक 40-50 साल बूढ़े के साथ शादी करवा रहे हैं, यार खुदा का वास्ता है। तो जाहिर है ऐसी शादियों में फिर मौज हमसायों की होती है या जो नज़दीकी लोग होते हैं। तो ये बंदा जो था डॉक्टर महमूद, इसके ताल्लुकात पैदा हो गए हुए थे उसके साथ। ये वो अब बेवा भी हो गई हुई थी, एंड शी वाज जस्ट 50 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। और ये खबर मर्ज़इयों ने अपने उसको पहुंचा दी मिर्ज़े को कि तुम्हारी बहन के साथ तो ये मसला हो गया। तो इसी एप्लीकेशन के हमें यहाँ पर रहने के लिए जो है ना वो अपनी चेक पोस्टें वगैरह बनाने दे, इसको अमली जामा पहनाने के लिए कादियानियों ने अपने ही एजेंटों को मौलवियों के या सो कॉल्ड मौलवी होंगे, वी डोंट नो फॉर श्योर क्योंकि तहकीक तो हुई नहीं, तो वो जनाब वहाँ पर उसको कत्ल करवा दिया। और उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वो पूरे इलाके में इनकी ऐसे ही हाकमियत कायम करने का परमिशन दे दी जो आज रबुआ में है।
देखिए 40 कहते हैं जी वो 5,000 लोग थे या इस किस्म के, there were more than 5,000 according to the कादियानी sources। वो मिर्जा का घर तो बिल्कुल वहां से few yards away था। वो आसानी से मिर्जा को मारते जाकर। 5,000 के लोगों को रोकना मुमकिन था? नामुमकिन था। शाम का वक्त है, ये वो कोयटा में जो लोग उसके साथ 20-30 2-3 दर्जन कादियानी थे उस घर में, तो ये 50,000 तो अंदर जाके आसानी से उसको मार सकते थे। लेकिन क्योंकि एक तो मिर्जे की छोटी बेटी के उसके साथ ताल्लुकात थे, एक तो ये इंतकाम लिया, दूसरा जब लाश मिल गई तो उन्होंने कहा देखा हम तो आपको पहले कहते थे कि हमें यहाँ चेक पोस्टें बनाने दो। सन 1973 तक आप जाएं कोयटा के बुजुर्गों से पूछें, सन 1973 तक, फ्रॉम 1948 टू 1973 तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ ऐसा जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ, फुल फ्लैज कंट्रोल ऑफ कादियानी था। यहाँ कोई लोकल क्या, कोई परिंदा कादियानियों की मर्जी से नहीं आ सकता था इस पूरे इलाके में। यहाँ से ये सारे बलोचिस्तान को जाके सपोर्ट करते थे। बलोच लीडर आके यहाँ पर जो जो काम करवाने होते थे रियासत से, ये इनको अप्रोच करते थे। यह कोई 100 साल पुरानी तारीख नहीं है, 50 साल पुरानी तारीख है। आप फैक्ट्स को जाकर देखें। सलाम है जुल्फकार अली भुट्टो ने, उसने फौरन ने कहा ये रियासत पाकिस्तान है, और अगर वो जिंदा रहता खुदा की कसम है उसने ये रबुआ को भी ओपन सिटी कर देना था। लेकिन बहरहाल बात क्या है, आज औरिया मकबूल जानजाद अहमद जाए जितने माँ चौध हरामजादे जो मर्जी कर ले, मेरा सामना नहीं कर सकते मैं इनको। यानी ये तो पक्का पक्का कादियानियों के मिशन पर काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि हक़ाइक़ को समझे बगैर हम मुंह उठा के बात करते हैं, वाह जी वाह वाह वाह, और जी वो भुट्टो ने तो मुल्क तोड़ दिया, और जी भुट्टो ने तो बलूचिस्तान के अंदर वो जंग शुरू कर दी थी। They don't know nothing। माँ चौधों को इतना भी नहीं पता कि जितने भी इन्वॉल्वमेंट हुई है नवाब जिन्होंने रिवोल्ट की थी, वो कब की थी, किस लिए की थी, और उनकी बैकग्राउंड क्या थी। देखिए टाइमिंग देखें, 1973 उसमें कादियानी जमात और भुट्टो के इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो गए हुए थे, राइट। क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो ने जो कौमी मलकियत पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसका सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए थे वो कादियानी हुए थे। इनके लैंड्स छीन लिए गए, इनका जो तलीमुल इस्लाम स्कूल जो था जहाँ पर खुली कादियानियत की तबलीग दी जाती थी, और इनकी सनतें, इनके बैंक, इनके वो क्या नाम है, सैगल्स एंड वो क्या है वो बीको फैक्ट्री, ये सारी की सारी जुल्फकार अली भुट्टो ने कौमी मलकियत में लेकर कादियानियों का शदीद इक्तिसादी जो है वो नुकसान कर दिया था। ओके, ये जो लोग कहते हैं ना जी ओ जी ओ भुट्टो ने तो सत्यानाश कर दिया, पहले तुसी भैन चोदों की सोने दे नाल रोटी खांदे सो अवाम, जो भुट्टो ने आके आपसे रोटी भी छीन ली। लेकिन ऐसा मसला नहीं था। पाकिस्तान बिलाशुबा इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कादियानियों को हुआ, और कादियानी जोंक हैं पाकिस्तान को, वो कभी भी खुशहाल नहीं बनाना चाहते, और कादियानियों के कंट्रोल को, उनके माली वसाइल पे कंट्रोल पे, उनके इदारों के कंट्रोल पर भुट्टो ट्राइड हिज बेस्ट। छोटी सी टाइमिंग में, छोटे से 3-4 साल के वक्फे में, फिर भी अल्लाह ने उससे वो काम ले लिया जो आज सदियों में भी कोई लीडर के काम नहीं कर सका। तो ये कादियानियों के साथ, कादियानियों ने कहा हमारी जमीनें हमें वापस दो, भुट्टो ने कहा नहीं, ये तुम्हारी कहां से जमीनें आ गई, है जी हमने अंग्रेजों को पेमेंट की थी। भुट्टो ने कहा अच्छा कागजात लाओ, तो भुट्टो ने उनको साफ कह दिया कि ये तो अब आजाद मुल्क हो गया, पुराना जो भी था अंग्रेजों ने तो इस्तेसाल किया था, वो आप उनके एजेंट हैं। तो ये शदीद दुश्मनी फिर कादियानी और पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा लोग जो थे, जैसे ही ये पास हुआ है बजट,
1973 का, जिसमें हलफ का नामा, जो हलफनामा का मतन था, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के लोगों ने, जो पीपल्स पार्टी में शामिल थे, उन्होंने इतराज किया, क्योंकि वो कादियानी थे। वो क्या नाम है उसका, तालपुर, वो क्या नाम है, कसूरी, वो मलक मेराज खान एंड फ्यू अदर्स। उन्होंने कहा कि ये तो आपने मौलवियों जैसी बातें, ये क्या है कि मिर्ज़े को हर किस्म की नबूवत का दावा करने वाला काफर, ये तो आप इसको हलफ से निकालें, ये वो। फिर कादियानियों ने कहा कि जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, जो असल में थे तो कादियानी, लेकिन लेफ्टिस्ट के कवर में वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, रिजाइन कर दें, छोड़ दें भुट्टो को, ये तनहा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सब ने पीपल्स पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया। कोई नजरियाती बात के ऊपर नहीं छोड़ा उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो कादियानियों का हुक्म था, और ये हिडन कादियानी थे, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली बार विद ऑल द फैक्ट्स लोगों के सामने रखा है कि ये पीपल्स पार्टी के जितने भी सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट, इवन फैज अहमद फैज, वो बहुत बड़ा कट्टर मरज़ई था, और उसको वहाँ भेजा इन्होंने इसराइल, सॉरी लिबनान में, तो यकीनन और यकीनन फ़लस्तीनियों की जासूसी के लिए भेजा होगा कि ये चेक करें। मुझे तो शौक हुआ कि यार ये बंदा भी कादियानी निकला। मैं उससे बड़ा इम्प्रेस था कि इनकलाबी है, ये है, वो है, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए तहकीक करते रहना चाहिए, किसी को भी अपना फौरन हीरो नहीं माने जब तक आपके पास मुकम्मल सबूत ना हो। अब अमन मेला, फैज अमन मेला हो रहा है जी, हालांकि फैज अमन मेला यार कश्मीर का जो मुसवदा जंग जो है वो लिखने वाला फैज अहमद फैज है। यानी दो मुल्कों में जंग के जो रिटर्न सारा प्लान बनाने वाला कि इससे जंग होगी, वो फैज अहमद फैज है। आज उसको बैन छोड़ो, तुम लोग अमन का प्राइज दे रहे हो। है कोई का लिबरल, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम एंड आंसर मी। मैं तुन के ना रख दिया, ताड़ी पीछे डंडा दे देंगा, पैन चलो गश्ती दे पुत्रो, कौन को गुमराह करने का तुमने। खैर, कमिंग बैक टू, तो सब्जेक्ट क्या है कि 73 का साल कादियानियत और भुट्टो की दुश्मनी अरूज पर आ गई। गलत कह रहा हूं, आए कोई साबित करे, तुन के ना रख दिया। 1973 is the same year जुल्फकार अली भुट्टो ने बलोचिस्तान से सरदारी निजाम के खात्मे का कानून पास करवा दिया। सरदार जो अक्सर व बेशतर मरज़ई थे, सरदार जो अक्सर व बेशतर जो है वो इस्तेसाल कर रहे थे अपने ही लोगों का, सरदारी निज़ाम वहाँ कोई तरक्की नहीं होने दे रहे थे वो। और मैं इसका चशमदीद गवाह हूँ, खुदा की कसम है। ये नवाब मरी के जो बेटे थे वो मेरे शागिर्द थे, तो मैं इनका देखता था कि जो अपने क्लोजेस्ट बलोची हैं, जो इनके लिए डाई हार्ड किस्म के सपोर्टर थे और जान देने के लिए ये वो, उनको ये लोग जो इनके अपने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा साथी थे या बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनके साथ गैर इंसानी सलूक करते थे, उनको कुत्ता नहीं समझते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको जैसे वो क्या कहते हैं, वो कमी, अछूत का दर्जा देते थे, और अंदाजा लगाएं कि जो आम बलोच होंगे उनके साथ इनकी क्या रविश होगी। तो ये चीज एक वक्त में कादियानी जमात भी भुट्टो के मुखालिफ हो गई, और नवाब ऑफ बलोचिस्तान वो भी इसके खिलाफ हो गए कि उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे लिए मसाइब खड़े कर रहा है, हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। और ये सड़क आने से क्या कहा गया कि यहाँ सड़क आएगी तो फौज ही आएगी, ये नहीं कहा गया कि एम्बुलेंस भी आ सकती है। स्कूल खुलने से उनको तकलीफ हुई कि एजुकेट लोग होंगे, उनको मालूम होगा कि सरदारी निज़ाम इस्तेसाली निज़ाम है, हमारा जो है ना वो कंट्रोल ख़त्म होगा। तो 2 बड़े दुश्मनों से एक ही टाइम में
जब भुट्टो की दुश्मनी शुरू हुई तो यहाँ इन्होंने 1973 में बलूचिस्तान के अंदर गुरिल्ला वार शुरू कर दी। और लुत्फ की बात यह है कि जब बलोचों ने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू की और अपनी आज़ादी का और पाकिस्तान से और पंजाब के तसल्लुत से निकलने का ऐलान किया, और ये सब के सब कट्टर किस्म के नेशनलिस्ट थे, और ये दूसरी कौमों को कमतर और खुद ही सब कुछ, और ना ही इनके अंदर कोई इस्लामिस्ट आइडियाज़ थे। ये बज़ाहिर सेकुलर, और ये ज़ाहिर है ये कादियानियों में एक ख़ास तरीका है कि अपनी कादियानियत छुपाने के लिए सेकुलर लेफ्टिस्ट राइटिस्ट बन जाते हैं। डजंट मैटर, राइटिस्ट भी बनते हैं, याद रखो। तो ये बलोच जो हैं अपनी आज़ादी पंजाबियों से लेने के लिए वो उन्होंने मुसल्ला जंग शुरू कर दी, और उनके कैंप्स को ज्वाइन करने वाले बड़े बड़े मशहूर कट्टर पंजाबी जो अपने उर्दू के इंटरव्यू में भी पंजाबी बोलना फख्र महसूस करते हैं, नजम सेठी, ये क्या नाम था, एक और कादियानी था, असद रहमान पंजाब का, वो मुबशर शेरवानी वहाँ का कसूर का, ये एक चौधरी फयाज अहमद था वो लायलपुर का, अनायत अहमद वो कराची का, ये सुलेमान विर्क शेखुपुरा का, एक वो था बाबा नाम का शख्स था, वो गलबन क्या नाम है उसका, कराची का, वो आगा खानी था, अहमद रशीद जो बड़ी किताबें लिखता है अफगानिस्तान के ऊपर, ये पहचान कट्टर मर रही। इन सब की में और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये सब के सब पंजाब से, कराची से, यानी गैर बलोच कौम थे, और इन्होंने वहाँ जाके कादियानी ऑर्डर पर इन्होंने जाके ये दे जॉइंड द रैंक्स ऑफ तालिबान, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स। तो क्यों, वाई? क्योंकि कादियानी जमात का इंटरेस्ट ये है कि वहाँ से पाकिस्तान का होल्ड ख़त्म हो, नवाबों के पास हुकूमत आए, और नवाब इनके अपने हैं, जिसका इतराफ़ कादियानियों का ये क्या नाम है, साकब ज़ीरवी, जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी था मिर्ज़ा बशीरुद्दीन का, वो खुद कह रहा है कि जमालियों ने हमको, सरदार ऑफ जमालीज ने हमें अपना भाई बना लिया था, और कादियानियत की प्रोटेक्शन के लिए अब उन्होंने हथियार तक उठाए, और भुट्टी ने शेल्टर दिया। वो खुद बता रहा है, मेंगल के साथ, मरी वगैरह सब के साथ हमारी जमात के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। किस बुनियाद पर ताल्लुकात हैं भाई? उनको पता नहीं है कि ये तो मुसलमान नहीं है। यकीनन जैसे मैंने हिस्ट्री इनकी बताई है मुख्तसरन, कि वो जनाब ये बलोच सरदारों की अक्सरियत वो अंग्रेजी वक्त से ही मरात और लालच के सिलसिले में मरज़इयत में दाखिल हो गए थे, और आज तक ये मरज़इयत के रंग में रंगे हुए हैं। तो ये मरज़इयों का इंटरेस्ट है कि बलोचिस्तान में, पश्तूनिस्तान में या दूसरे इलाकों में सो कॉल्ड फ्रीडम की जो स्ट्रगल है वो जारी रहे। वफाक कमज़ोर होगा, और उसके बाद फौज में हमारे बड़े बड़े हैं, इन सारी चीज़ें हैं, तो हम आसानी से एक नया बांग्लादेश क्रिएट करके, बांग्लादेश तो दूर था, वहाँ कादियानियों की इतनी प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन ये तो पास है, ये तो यहाँ, तो ये आसानी से बलूचिस्तान को वो बना लेंगे आमदिया खिलाफत। और ये सारा जितनी टेररिज्म हो रही है, इसके पीछे यही एक कॉन्सेप्ट है कि इसको कमज़ोर करें। तालिबान के रैंक में मरज़ई, खुदा की कसम है मरज़ई है। ओके, ये आप देखें, इजाज़ मंसूर कट्टर मरज़ई 2001 से लेकर 2018 तक अफगानिस्तान के अंदर रहा, एंड ही मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज इन द एरियाज जहां पर कादियानियों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है।
खोस्त में, मैदान वर्दक में और बहुत सारे इलाकों में वो इसने जाके वहाँ स्कूल बनाए, वहाँ कादियानियत का पूरी प्रीचिंग की और बेशुमार बेशुमार अफ़गान हुकूमत के अहम ऑफिसर जो थे उनको कादियानियत में लेके आया। फिर उसके बाद वहाँ ऑलरेडी खोस वगैरह में आप देखें वो कादियानी थे और ये टीटीपी को स्पॉन्सर करने वाले कादियानी हैं विद द हेल्प ऑफ अफ़गान तालिबान से पहले अशरफ गनी की हुकूमत थी। और उसके बाद जो है ये आज देख लें कि वो पाकिस्तान में जहाँ जब जी चाहे ये वो टेररिज्म करके आम गरीब पाकिस्तानियों को मार देते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है ये शरीयत, यार गरीब पाकिस्तानियों को मारने का क्या मकसद है? और मारो किसी जर्नैल नूं ते तुम्हें मन्ना भैन चोदो, लेकिन वो उसको तुम इसलिए नहीं मारोगे कि वो जनाब कादियानी हैं, आपके मास्टर हैं। तो ये इसी तरह से आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ऐन कादियानी मंशा के ऊपर है। आप देखें इन्होंने बलूचिस्तान के बड़े बड़े लोगों को ख़रीद लिया हुआ है और वो वक्त दूर जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है ना कि पाकिस्तान के वफाक को ख़तरा है, वो इसके पीछे जो मुहर्रक है वो कादियानी है और दूसरा कोई नहीं है। ये कादियानियों का, क्योंकि दावा किसने किया था कि हम बलूचिस्तान को अपनी स्टेट बना रहे हैं, वो कादियानियों का है, किसी और का तो नहीं है। तो ये क्योंकि मैं खुद भी इनके साथ रहा हूँ, मरियों के साथ तो कम से कम मेरा बड़ा, मेंगल के साथ भी मेरी मुलाकात हुई है, ये कट्टर कादियानी है। इन्होंने खुद मुझे बताया था कि हम अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के बाद सब पंजाबियों को निकाल देंगे, पश्तूनों को निकाल देंगे, इनके जो बलोच, हाँ एक पंजाबी जो हमारे बड़े मददगार हैं वो जमात अहमदिया के अजीम लोग हैं जिन्होंने बलोच कौम की बड़ी सर्विस की है, उनको इजाज़त है, बाकी सबको। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मेरी कई मुलाकातें हुई, वो उनका शेर बख्श मरी था जिसको जनरल शरोफ कहते थे, बड़े मेरे साथ वो पहले भी मैं बता चुका हूँ शतरंज खेलता था। उसकी ख्वाहिश थी कि कभी वो मुझसे शतरंज जीत सके, लेकिन कभी उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन कई मेरी उससे मुलाकातें हुई, उसके कमरे में मैंने मिर्ज़ाइयों की किताबें देखी हैं, वो बड़ा अच्छी ओपिनियन थी उसकी उसके बारे में, मिर्ज़ा कादियानी के बारे में, कादियानियों के बारे में। उन्होंने वो कहा करता था जो पंजाब से आए हैं वो डॉक्टर्स आए हैं, वो इंजीनियर्स आए हैं, वो जनाब उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की हुई है, तो उनके लिए इतने नरम गोशे रखते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि हमें ये जानना होगा कि बलूचिस्तान में अमन क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे बुनियादी चीज़ क्या है। ये बलोचों के लिए, सिंधियों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस हकीकत को जान सकें। सबसे पहले जो कादियानियों ने अपनी कादियानियत को छुपाने के लिए ये मशहूर कर दिया कि पंजाब इस्तेसाल कर रहा है हम बलोचियों के ज़राए के ऊपर। मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि अयूब खान के वक्त से ख़ास तौर पर, वैसे उससे पहले भी उसके बाद भी, लेकिन जब सुई जो दरियाफ्त हुई है, तमाम के तमाम वहाँ इंतज़ामिया बड़े बड़े लोग कादियानियों की थी। इन्होंने कस्तन बलोचों को कोयटा में वो नहीं पहुँचाई, क्या कहते हैं, गैस। क्यों? कि इनको तासुर मिले बलोचों को कि देखो जी पंजाब जो है ना वो हमारा इस्तेसाल कर रहा है, हमारी गैस हमें नहीं मिल रही बल्कि कराची और पंजाब में चली गई है। जबकि ये अथॉरिटीज कौन थी, जो क्या कहते हैं उसको, सिविल सर्वेंट कौन थे? ये सिविल सर्वेंट डिसाइड करते हैं ना कि क्या इस किस्म की चीजें, वो तो मर्ज़ी थे। लेकिन डेलिब्रेटली उन्होंने ये किया कि इनको, और साथ साथ में लेफ्टिस्ट जो मर्ज़ी होते थे जैसे नजम सेठी वगैरह, वो बलोचों को देखो जी पंजाबी इस्तेसाल कर रहे हैं, गैस आपकी लाहौर में इस्तेमाल हो रही है, गैस आपकी कराची में इस्तेमाल हो रही है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये जानबूझकर ऐसे हालात इन्होंने, हालांकि असूली तौर पर
अगर ये पाकिस्तान के मुफाद की जो इस्टेब्लिशमेंट या ये क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट वगैरह होते जिन्होंने ये सारे प्लान बनाए, तो असूली तौर पर सबसे पहले वो बलोचों को देते, लेकिन इन्होंने जानबूझ के कि इस कौम के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो, जैसे यही हरबे इन्होंने बांग्लादेश में इस्तेमाल किए थे, जूट की और ये कपास और जो भी वहाँ प्रोडक्शन होती थी, सब के मालिक जो थे वो मरज़ई थे, और वो क्या करते थे, सारा वहाँ से माल उठाते थे, इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे, फिर कहते थे इनको कहते थे सिंधी बंगालियों को, देखो जी जूट आपकी फायदा उठा रहा है पाकिस्तान के पंजाबी। ये नहीं बताया गया कि ये तो कादियानी फैक्ट्री ओनर है, ये नहीं बताया गया कि कादियानियों ने कैसे एक्सप्लॉयटेशन की है। वो माचौद हरामजादा इमरान खान का रिश्तेदार जिसने 10,000 मुसलमानों को 1953 में शहीद कर दिया था, उसने वो बलोचिस्तान बांग्लादेश का बादशाह बन गया हुआ था, या ढाका का या ईस्ट पाकिस्तान का, सारा वहां पर उसने लगा दिए मरज़ई, अगरचे उससे पहले भी थे, लेकिन वो एक एहसास कमतरी जब लोगों के अंदर या ये कौमें समझना शुरू हो जाएंगे हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है, तो वो फिर किसी ऐसे वफाक का हिस्सा नहीं रहते जिसमें वो इस्तेसाल हो रहा है। तो नाम इन्होंने लगाना शुरू कर दिया, ये तो पंजाबी हैं, ये तो सब कुछ ये कर रहे हैं, ये तो जनाब वो कर रहे हैं। हालांकि ये जानने की आज भी मैं चैलेंज करता हूं, वो हसन मुश्तबा को चैलेंज करता हूं, जो बड़ा बनता है ये भी कोई कादियानी ही होगा, मैं इसको चैलेंज करता हूं। ये जितने भी लोग हैं इनकी बैकग्राउंड पे जाके देखो, उसको मालूम होगा। इन बेंचों ने ये तो तहकीक तो करते हैं सुनी सुनाई बातों को, लैनन ने ये कह दिया था और लैनन ने वो कर दिया था, वो भी बेंचों एक एजेंट था। तो बहरहाल क्या कहा है, ये कादियानी थे, ये इनकी फैमिलीज कादियानी मिर्जे के वक्त से, और अपनी कादियानियत छुपाने के लिए कोई लेफ्टिस्ट बन गया, कोई राइटिस्ट बन गया, कोई मौलवी तारक जमील बन गया, कोई खादमे कादियान बन गया, और नाम किसका, वो जी ये तो मुल्लाज हैं। मुल्लाज जो आज मेन स्ट्रीम मौलवी जो है वो ज्यादातर कादियानी है, लेकिन हिडन है। प्रॉब्लम तो ये है, मैंने जब बताया कि अमीरुल मोमिनीन जिसको पूरी कौम जो है निस्फ सदी तक कहती रही है, वो जनरल ज़ियाउल हक वो कादियानी था, और इस बात को कोई दुनिया का कोई शख्स जो है वो बातल साबित नहीं कर सकता, कितनी बार कह जाए। तो बात क्या है, अब ये देखिए, मुझे याद है कि मैंने किसी जगह पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि जी गैर बलोचियों ने जाके बलोचों के लिए की आज़ादी के लिए वेपन उठाए और मिलिट्री के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी। ये ऐसा ही है जैसे कि स्पेन के अंदर जो है वो उसकी नज़रियाती जंग के लिए दुनिया भर के जो लेफ्टिस्ट थे वो स्पेन की जंग के लिए उन्होंने स्पेन के अंदर जाके तो जंग की, और ये बुलशिट, ये कोई नज़रियाती वाबस्तगी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माफिया कादियानी के ये जो हैं मिलिटेंट इनके अपने होते हैं, तो वो उनको बेच देते हैं, जाएं जी कादियानियत के लिए जंग करें, जाएं जी कादियानियत के लिए तबलीग करें। तो ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि ये सब के सब लोग जो हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, ये नजम सेठी वगैरह, ये सारे अहमद रशीद, ये सारे कट्टर कादियानी हैं। इनमें अक्सर लोग आज भी जिंदा, लेके आओ इनको, पूछो कि मिर्जे को जरा 2 गालियां दिखाओ, ये पाक मुसलमानों की मुकद्दस हस्तियों को गाली दे देंगे, मिर्जे को नहीं देंगे। यार 1000 बार ये कह चुके हैं तो मौलवियों, तुम इमरान खान को, और जिनके ऊपर मैंने आपको सबूत भी फराहम किया ये कादियानी है, एक बार कह दो हरामजादे हो कि देखो शरीयत ये कहती है, आ जरा मैदान में अवाम के सामने ऐलान कर के मिर्जा कादियानी को कज़ाब बोल दे, जहन्नम का कुत्ता बोल दे, नहीं बोल। ये हरामजादे मौलवी, ये खुद बेंचोद कादियानी है, इन्होंने ये खुद जो है ये कादियानियों के मुफाद के लिए काम। तो अब ये चीजें अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो खुदा
मजाक के लिए, ये एक बहुत हसास किस्म का मौजू है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अब आप देखिए, ये वो जो कहते हैं कि जी ये एक बलोच कौम जो है वो कोई इस्लामी शिद्दत पसंदी की तरफ माइल नहीं है, ये नहीं। और भाई वो इस्लामी शिद्दत पसंदी की तरफ माइल नहीं है, लेकिन उनकी जो टॉप लीडरशिप है, सरदार वगैरह हैं, ओए ओ बहन चोदो हरामजादे हो, ओ कादियानी शिद्दत पसंद ने बहन चोदो हरामियों। और तुम्हारे सामने मैंने रखा ये जमाली का हिंद सिंध इसका बहन चोद मरज़ई है, और आशिक रसूल की आवाज आ रही है। वो खुद मरज़ई कह रहे हैं कि जनाब इनका तो ये है और वो है, यानी मरज़इयों की अपनी, हालांकि मरज़ई सारा सच खुल के नहीं बताते, लेकिन फिर भी सच थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है। तो इसलिए आगा वसीम की अप्रोच को अडॉप्ट करो और इनका ताकुब करो। और माँ चौदो जिस डीएसपी का के पीछे तुम जाओगे ना, और आखिर में यही मालूम होगा कि इसके परदादे ने मिर्जे के लिए बैत की थी। किसी वो बैरोक्रेट के पीछे जाओ, यही मालूम होगा कि इसके दादे परदादे ने मिर्ज़ाई की बैत की थी, इसका बाप फौज में जर्नैल था, इसका बाप एक बहुत बड़ा बैरोक्रेट था, इसका चाचा ये था। ये तहकीक तो करनी नहीं मानशुदा ने। तो ये मसाइल समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर 19 आज लोग जो कहते हैं जी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने वो ये कर दिया और वो कर दिया, उसके मुहर्रकात देखिए, और खुदा की कसम दुनिया का कोई आदमी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। एक ज़माने में बहुत मिसाल दी जाती थी, लोगों को तो खैर अब इतना मालूम भी नहीं है, खासतौर पर आज की नस्ल को, कि ये जी ये क्या नाम है, एक और बड़े मशहूर सिंध के और बलोच, बेसिकली बलोच हैं, लेकिन सिंध के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़मीनें वगैरह कब्ज़ा कर ली हुई है। तो ये तालपुर कादियानी है। ये क्या है जी, उन्होंने शुरू कर दिया, देखो जी नवाब तालपुर ने या सरदार तालपुर ने जो है वो अपने बेटों को, अपने रिश्तेदारों को बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भेज दिया, बहुत बड़ा इनकलाब किया। तो आज, और ये मिनिस्टर बना ज़ियाउल हक के दौर में, इसको बड़ा रुतबा मिला ज़ियाउल हक के दौर में। तो भुट्टो को फांसी देने में भी इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आज सुना ये है कि इसकी औलादें पीपल्स पार्टी के करता धरता बनी हुई हैं, वो बेज़मीर के वक्त से ही शुरू हो गया हुआ था। सब गद्दारां पीपल्स पार्टी का इसने वो लीडर बना दिया, और जिन लोगों ने अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी, पता नहीं क्या कुछ मसाइब सहे फॉर द सर्वाइवल ऑफ पीपल्स पार्टी। अगर पीपल्स पार्टी सर्वाइव ना करती तो बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर तो क्या चौकीदार नहीं ला सकती थी किसी जगह दी, और उन लोगों को इसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कि मिर्ज़ा ताहिर के साथ दोस्ती हो गई हुई थी। खैर, और भाई तालपुर वगैरह ने जो है 71 की जंग में, 65 की जंग में अपनी औलाद को क्यों नहीं भेजा दिफा के लिए? क्योंकि क्लेम तो यही करते हैं ना कि हम पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं। तो ये सारे कादियानियों की जो है कादियानी जमात के इशारे के ऊपर ये हर काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम नवाब हैं तो कादियानियों की मंशा से हैं, कादियानियों की अनायत से हैं। अगर हम जर्नैल हैं तो कादियानियों की अनायत से हैं। ये एक सेटअप है, जब तक ये नहीं टूटेगा पाकिस्तान तो ज़लीलो ख्वार होता जाएगा। और आज जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सब लोग कहते हैं जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मसला ये नहीं है। मसला ये है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो जाली कूदते हैं, उन्होंने फंसाया हुआ है पाकिस्तान को। ये चीज़ें हैं, ये मानो अफ़गानिस्तान, ये जो क्या नाम है इसका, कादियानियों को का स्टेटस एज ए मुस्लिम बहाल करो, ये कानून ख़त्म करो, ये चीज़ लेके आओ इसको यहाँ। ये आसान नहीं है, इमरान के लिए आसान नहीं था,
जो अपने आप को कायदे आज़म के बाद बहुत बड़ा लीडर कहते हैं, हालांकि ये कायदे आज़म तो कुजा, ये तो एक आम सियासतदान के पाँव की धूल नहीं है। तो बहरहाल क्या कहना है, वो नहीं ये काम कर सका। अब ये शहबाज शरीफ है वो ले आए हैं, ये सारा एजेंडा तो वही है जो जिसके ऊपर ज़ियाउल हक, ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक से वक्त से लेके, बल्कि उससे भी पहले चले जाएं तो मलक ग़ुलाम मोहम्मद के वक्त से लेकर तो आज तक चलता आ रहा है कादियानी होल्ड। तो ये जो दूसरा भी आएगा, क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी, कोई जो भी आएगा, वो एजेंडा उन्होंने कादियानियत का राउट वही है कि यहाँ चलोगे पावर में रहोगे। और ये सारी चीज़ें आज अगर देखिए, सिंपल सी बात ये है, आज अगर शहबाज शरीफ की जगह, और शहबाज शरीफ जानता था कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात में गिर चुका हुआ है, महंगाई, बेरोज़गारी, टेररिज्म और पता नहीं क्या क्या, सारे मुख्तलिफ जो वायरसेस हैं वो पाकिस्तान के कंप्यूटर पर हमलावर हो चुके हुए हैं। ये कंप्यूटर डगमगा रहा है, स्लो हो चुका है, सारा कुछ हो रहा है। मैं तो इसको निकालने, ही न्यू इट वेरी वेल, लेकिन क्योंकि कादियानियों का हुक्म था कि तुम आ जाओ, सारी गंद तुम्हारे नाम होगी और तुम्हारे बैंक बैलेंस में और ज़्यादा इजाफा होता जाएगा, वो तो तुम ना घबराओ। तो जो इमरान खान को जिंदा रखना है, उसकी सियासत को, तो इमरान खान से बदतर हुक्मरान लेके आओ जो महंगाई में ज़्यादा इजाफा कर दे, बेरोज़गारी, टेररिज्म, सारा कुछ। फिर दोबारा इमरान खान को कहेंगे हाँ जी हो गया, उसको हमने गंदा कर दिया है, देखो अब हम तुम्हें दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप दे रहे हैं, ये काम अब करने हैं। तो ये सारा सिलसिला है। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर, याद रखो, कादियानियों को का मुस्लिमान स्टेटस बहाल हो जाएगा, ये इनके मंशा के ऊपर सारे कानून बना दिए जाएंगे, उस दिन ये फिर कहेंगे हाँ ये लो तुम्हें डील देते हैं, पैसे भी मिल जाएंगे। और पैसा वर्ल्ड बैंक देता है, ये किसके पास जाते हैं? ये पीपल्स पार्टी वालों के मिनिस्टर्स के पास चले जाएंगे, मुस्लिम लीग के मिनिस्टर्स के पास चले जाएंगे, इमरान खान कादियानी के मिनिस्टर के पास चले। सिंपल इज दिस, फ्यू फैमिलीज। और हमारे अवाम बड़े जोशो खरोश से हाजी इमरान खान को वोट दो, वो पाकिस्तान को नया बना देगा, नया नहीं खसी बना देगा बहन चोदो। तो ये बना चुके हुए हैं। या नवाज शरीफ को दो, ये दोनों पाकिस्तान का जो सुराख है उसको ज्यादा कर रहे हैं, तो छाड़ दो। रेडिकल चेंज के बगैर जो आगा वसीम कहता है वो आप कभी आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बदतरीन हालात होने वाले हैं। तो एक मुसलमान की हैसियत से, कमज़ोर मुसलमान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि सच्चाई बयान करूं। और जो सच्चाई बयान नहीं करता वो माचोद पक्का मज़ई है, मज़ई एजेंडे पे काम कर रहा है। इसमें कोई नहीं कि वो अपनी स्पीच शुरू होने से पहले कोई कुरानी आयत पढ़े। ज़िया भी तो पढ़ता था, माचोद था कादियानी। जहन्नम में है यार, जहन्नम में है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जहन्नम का कुत्ता है। इसलिए नहीं कि उसने नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए नहीं कि उसने ज़कात नहीं दी, इसलिए कि उसने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी माना था, इसलिए जहन्नम में माचोदो। तो बात क्या है, ये एक बहुत हसास सब्जेक्ट है बलूचिस्तान की सूरत हाल। इसमें आप देखिए, ये कहते हैं जी जैसे ही जुल्फ़कार, अच्छा पहली बात तो ये है, क्या ये मेंगल, बजिंजो, मरी, ये लोग क्या पाकिस्तान के वफाक के साथी थे, पाकिस्तान के वफाक को मानते थे? आए कोई इसका जवाब दे। खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके कहता हूँ
कि मैं इनसे मिला हूँ, ये कहते हैं बिल्कुल हम पाकिस्तान को जब 70s में भी, बिफोर 70s से भी पहले जो हमने जंगें की हैं वो इसलिए की हैं कि हम पाकिस्तान के वफाक का हिस्सा नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते। हमें गर्ज नहीं है कि आप हमें हकूक हमारे देते हैं कि नहीं, We want our separate बलोचिस्तान, that's all। ये उनकी बॉटम लाइन है। अब अगर जुल्फकार अली भुट्टो ने इन अनासर के खिलाफ, पहले तो कोई आके साबित करे कि इनमें से मरी, बजिंजो, ये क्या नाम है, तालपुर वगैरह, ये लोग वाकई पाकिस्तान के वफाक के साथ थे या कि अलहदा मुल्क बनाना चाहते थे। तो अब आप कौन सोचे ना, मरी उससे मैं मिला हुआ हूँ, मरी के बच्चों से मैं मिला हुआ हूँ, मेंगल से मिला हुआ हूँ, ये साफ कहते थे कि हम नहीं मानते पाकिस्तान को। और 73 में ही हमें जो है वो दाऊद खान ने और इन पीछे से तो सारा इंडिया करता था, तो वो असला भी दिया, बेसिस भी दिए, ताकि हम, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है बांग्लादेश के बाद, अब ये बहुत अच्छा है, लोहा गर्म है, ज़रब लगाओ, ये वो खुद कहते हैं, मुझे बताया उन्होंने। तो ना सिर्फ मुझे बल्कि और भी हमारे साथी इस चीज़ के गवाह हैं। तो ठीक है, अगर भुट्टो ने ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन किया तो भुट्टो गद्दार है, आप लोग वफादार हैं, आप लोग दुरुस्त कहते हैं। भाई आपकी और या मकबूल जान सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, मानो उस माचो की। तो फिर लड़ना क्या, उठो और जाके बलोचों को उनका दे दो वो सारी जो आज़ादी मांगते हैं। क्यों लड़े एक दूसरे के साथ? जब भुट्टो ही गलत था तो माचो दो, फिर उनको कहो कि भाई भुट्टो गलत था। हत्ता कि कायदे आज़म भी गलत था, कायदे आज़म के वक्त में भी तो इन्होंने शोरश शुरू की थी, जिसका मैं अपनी दूसरी किश्त में बयान करूंगा। तो फिर ये मान लो, अगर भुट्टो ने गलती की, उनके ऊपर फौज कशी की, हथियार पहले किसने उठाए थे? भुट्टो ने उठाए थे या इन मरियों ने या इन बजिंजों ने या इन्होंने? खुदा के लिए इसका तो जवाब दो। फिर कादियानियों ने उनकी फुल फ्लैज मदद की, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको, जैसे मैं बता चुका हूं, ये उनके पास एक गोल्डन मौका है कि बलूचिस्तान जब आज़ाद हो जाएगा पाकिस्तान की गिरफ्त से, तो ये पूरी तरह से जो है नवाब और ये जितने भी वहाँ के सरदार वगैरह हैं, ये इनकी अपनी पॉकेट में है। नेक्स्ट स्टेप आज़ाद बलूचिस्तान नहीं होगा, भूल जाए, आमदिया खिलाफत होगी। तो इस मौजू के ऊपर बहुत डिटेल से बात करने की ज़रूरत है। मैं तो वैसे ही तारुफी बयान कर रहा हूँ, चीदा चीदा बातें। देयर आर सो मैनी फैक्ट्स जिनको अगर कोई इग्नोर करता है, बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उन एलिमेंट्स के ख़िलाफ़, हाँ अगर मैं उनको मिला ना होता तो मैं शायद मानता यार ये, लेकिन जो कहते हैं हमने 73 में जो जद्दोजहद की थी उसका मकसद ये था कि हम पाकिस्तान के वफाक से बाहर निकलें। और आज जो भुट्टो को क्रिटिसाइज करते हैं वो आए और कहें कि बलोचों को इनका वफाक दे दो, इनका अपना अलग मुल्क दे दो, सिंपल इज दिस। क्यों लड़ना? भुट्टो ने तो गलत किया, अब आपसे ही कर दे दें फिर उनको, हाँ, या लेके आए उनको सामने कि भाई आप क्या वफाक का हिस्सा रहना चाहते हैं, लाओ तो सही उनको। वो तो हरगिज़ नहीं मानते पाकिस्तान को। और मैं अक्सर, मैंने वो बलोचियों से पूछा, मैंने कहा आपका तो अफ़गानिस्तान में भी आबादी भी है, बलोच भी रहते हैं वहाँ, ईरान में भी रहते हैं, और क्या हिलमन में वो जो बहुत ज़्यादा मादनियात वगैरह हैं जो कंप्यूटर में क्या उसको कहते हैं, वो यूज़ भी होती हैं, ओके, वहाँ से निकल रही हैं और एक बलोची उससे फ़ायदा नहीं ले रहा। लेकिन जो वहाँ तालिबान हैं वो याशी कर रहे हैं उस पैसे से, या उससे पहले अशरफ गनी वगैरह था। तो जो बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की चीज़ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं इन चीज़ों को नहीं इतना जानता, लिथम आई थिंक, यस, वो जनाब बलूचिस्तान से अफगानिस्तान के, वहाँ कोई नहीं कहेगा कि यहाँ इस्तेसाल हो रहा है बलोचियों का। और जाके तो देखो वहाँ के बलोचों को, मैं तो देखा हुआ है,
खुदा की कसम है उसको कहते हैं दागा तोर बलोचियान चदे दाखो जांगली दे। अब खुद बहुत एजुकेटेड है वो, उनको जांगली कह। चौथे दर्जे का शहरी बलोचियों को अफगानिस्तान में नहीं माना जाता। यही हाल ईरान का है। बोल देते सही कोई बलोची, वो तो एक दिन के अंदर अंदर फैसला करते हैं, हैंग हिम। आप बलूचिस्तान के जो ईरानी हैं उनकी हिस्ट्री तो देखें, वहां आजादी नहीं होगी, वहां गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं शुरू होगी, क्योंकि वहां कादियानियों का होल्ड नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर सच्ची बात बताऊं, सॉरी मैं किसी कौम से नफरत नहीं करता, मैंने खुद बड़े बड़े कम्युनिस्टों को, बड़े बड़े अफगानों को देखा हुआ है, वो बलोचों को खुदा की कसम इतना हकीर समझते हैं। हम तो फिर उनको बलोचों को बलोच क्या कहते हैं, बलोच साहब कहते हैं। वो बहुत लंबी बातें हैं, आपको क्या बताएं। तो ये हमने सारी चीजें आंखों से देखी हुई हैं। आई हैव बीन टू हेलमंद, जब मैंने वहां के देखे वहां बलोच, मैं हैरान हो गया कि वो कितनी पॉवर्टी में रहते हैं, कितने। लेकिन वहां मैं जब पूछता था मरियों से, हरब यार मरी अभी जिंदा है, उससे पूछ लो। मैंने उससे पूछा चलो ठीक है आप पाकिस्तान से आज़ादी लेना चाहते हो, मुझे सिर्फ ये बताओ व्हाट अबाउट अफगानिस्तान, क्या सिर्फ वहां तक? व्हाट अबाउट ईरान, क्या वहां बलोच कौम नहीं, वो बलोच टेरिटरी नहीं है, उसकी आज़ादी के लिए आप नहीं? और मैंने पूछा ज्यादा इस्तेसाल पाकिस्तान में आपका होता है या वहां? खुदा की कसम जवाब न दारत, चुप। आज भी कोई बड़े से बड़ा दानिश्वर बलोच आके इस बात का जो है वो इनकार नहीं कर सकता। तो ये बहरहाल ये एक जो है इसका सारा और सारा बलूचिस्तान की तहरीक की डायरेक्शन अहमदिया खिलाफत की तरफ है। और अहमदियों का यानी मरज़इयों का कितना होल्ड है बलूचिस्तान के अंदर, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली किश्तों में भी मैं बात करूंगा। ये अभी ख़त्म नहीं मसला होगा जब तक के तमाम चीज़ें फैक्ट्स सामने न रखें। पिंडी में था जी जी, तो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी जी, इन्होंने कुछ लेक्चर दिए थे पिंडी में। अच्छा जी। और वो लेक्चर आर्मी ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स ये सब बहुत पसंद करते थे, अक्सर उनमें वो अटेंड किया करते थे। अच्छा। ख़ुद मेरे अफसर भी मुझसे ये इसरार करके कहा करते थे कि हमें आप दावतनामा ला के दें। अच्छा, ये 1948 के बाद की बात है? हाँ, 1948 अच्छा। के बाद। तो वहाँ मैं उन्हें ला दिया करता था, बल्कि प्राइवेट दावतों में भी मैं उन्हें बुलवा लिया करता था। वहाँ जो मुलाकात के लिए आते थे लोग पैरों बैठे रहते थे जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि सरदार इब्राहिम साहब जी, जो ये आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं जी, वो हमारे साथ पैरों बैठे रहा करते थे जी, कि मुलाकात हुजूर की मुलाकात के लिए जी, और काफ़ी इरादत भी रखते थे जी। हुजूर के लेक्चर्स दिफाए पाकिस्तान या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पे भी होते थे। अच्छा। और उसमें हुजूर ऐसी बातें कहते थे जो आर्मी अफसर्स भी कहते थे कि ये बातें हम नहीं सोच सकते जो हुजूर सोच रहे हैं। जी, यानी उस वक़्त जो नई मुमलिकत एक तरह से बनी थी, हाँ, और जो एक तरह से गाइडलाइन की और रहनुमाई की ज़रूरत थी वो हुजूर गोया इन लेक्चर्स के ज़रिए जो है फराम किया करते थे हुकूमती इदारों को। तो आरारी और इस किस्म के कमाश के जो लोग थे वो मुखालफत भी करते थे। जहाँ भी हुजूर की तकरीर सिनेमा हॉल में हो रही है तो वहाँ बाहर आके शोर शराबा कर रहे हैं जी। और मुझे याद है कि जब हुजूर की गाड़ी में हम निकालते थे बाहर हुजूर, तो गाड़ी बिल्कुल खुदाम से गिरी ही होती थी जी। सिर्फ ड्राइवर को सामने देखने के लिए थोड़ा सा शीशा छोड़ा होता था, एक ऐसे ही नज़र आता था जैसे खुदाम भागे जा रहे हैं। ये 1948 और 49 की बातें हैं। जो इतने में वो 58 में ये, लेकिन ये ताल्लुक सेमी पॉलिटिकल सा था।
इसमें बुकटी के भी ताल्लुकात रहे, हम मरी से भी मिलते रहे। मरी पर मैंने बल्कि एक फीचर भी लिखा, धज्जियाँ ही धज्जियाँ या कारें, कि लाहौर में छपा, और मैंगल से भी ताल्लुकात थे। लेकिन जो बात मीर से थी, मीर में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो दिल में होता था वही ज़ुबान पे होता था। हालांकि ये लीडर की सिफ्त नहीं है। कुछ इल्म नहीं है मुझे। 73 में उसके पक्के रिटन ऑर्डर्स 74 में मिल गए थे। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सिविल सर्विस पाकिस्तान। अच्छा, वहाँ ट्रांसफर फ्रॉम द आर्मी टू द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा होता है नॉर्मली ऐसा। नहीं, वो मेरे पास सारे कागजात। आपको मेरे ख्याल है सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी समवेयर, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे थे। वही जा सकते हैं। उसका ये हुआ कि वो भुट्टो साहब जो उसको कर दिया कि मेरी पहली, वो सब बताया हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो वक्त था कि भुट्टो साहब का फाइल भेजते हैं तो वो वापस भेज देते हैं। तीसरी दफ़ा गई तो क्या डोंट सेंड इट अगेन टू मी। फाइल में लिखा होता था मैं एमडी हूँ वगैरह वगैरह। खैर दैट इज साइड द पॉइंट। तो सिविल सर्विस की सिलेक्शन जो थी वो हो चुकी हुई थी, वो ख़त्म हो गई हुई थी। फिर वो ख़त्म, ज़ाहिर है, फिर वही फाइल, फिर वही अहमदियत, वही, ठीक है।